अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए आज हम एक और लेक्चर लेकर आए हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है साइटोस्केलेटन के ऊपर। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी हम थोड़ा नेम को देखेंगे। यहाँ पर जो नेम साइटो है, साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक है जी। और दूसरा जो नेम यहाँ पर मेंशन है स्केलेटन। अब स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन दरअसल कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं। ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर जो क्या दे, एक तो शेप को दे, शेप प्रोवाइड करे, किसी भी चीज को शेप दे, उसे सपोर्ट करे। ठीक है जी। सपोर्ट में हेल्प करे और क्या कराए, और मूवमेंट करा सके। ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर्स को हम स्केलेटन कहते हैं। ठीक है जी। तो साइटो मतलब सेल और स्केलेटन का मतलब होता है कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे हमारी हड्डियां जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर्स है, तो हड्डियां हमें क्या देती हैं? हड्डियों की वजह से हमारी शेप भी बनती है, हड्डियां हमें सपोर्ट भी देती है, हड्डियों की वजह से हम मूवमेंट भी कर पाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से सेल के अंदर भी एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो सेल को सपोर्ट भी करता है, सेल को शेप भी देता है, और सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रही होती है उस मूवमेंट में हेल्प भी करा रहा होता है। तो ये होता है साइटोस्केलेटन। इसके अलावा हमने एक और चीज की बात की थी, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। याद है आप लोगों को? जब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था अगर एंडोस्केलेटन ऑफ सेल पूछे, एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, तो याद रखिए एंडोस्केलेटन ऑफ सेल जो है वो किसको कहते हैं? वो हम ईआर को कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक है वो है हमारा साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन एंडोस्केलेटन से अलग है। तो स्केलेटन तो आपको समझ में आएगा ना, कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर जो क्या करे, जो भी शेप को प्रोवाइड करे, जो सपोर्ट दे, जो मूवमेंट में हेल्प करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। और सेल के अंदर जो लगातार सेल की जो शेप है, सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है, सेल को भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब है सेल के अंदर जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब वो हार्ड स्ट्रक्चर किस चीज से मिलकर बना है? वो प्रोटीनियस फिलामेंट से। प्रोटीन का एक नेटवर्क बिछा पड़ा होता है पूरे सेल के अंदर। वो प्रोटीन का जो नेटवर्क है वो पूरे सेल को शेप भी दे रहा होता है, सेल के अंदर सपोर्ट भी कर रहा होता है, सेल के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट को भी वो करा रहे होते हैं प्रोटीन के फिलामेंट्स या प्रोटीन के नेटवर्क। इसी प्रोटीन के फिलामेंट्स को, प्रोटीन के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है जी। तो जो सेल का जो साइटोस्केलेटन है वो किसी मेम्ब्रेन से नहीं मिलकर बना होता, वो किससे मिलकर बना होता है? वो प्रोटीन के जो है वो नेटवर्क से, प्रोटीन के जाल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन के धागे होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं। उन्हीं प्रोटीन के फिलामेंट्स को हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो प्रोटीन के फिलामेंट सेल को शेप दे रहे हैं, सेल को सपोर्ट कर रहे हैं, सेल के अंदर मूवमेंट करा रहे हैं। इसीलिए हम उन प्रोटीन के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन ऑफ सेल कहते हैं। ओके जी, यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये है साइटोस्केलेटन की डेफिनेशन और उसका इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं और क्या क्या इसके चीज इसमें। तो ये जो साइटोस्केलेटन है दरअसल ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क है प्रोटीन का, 3D नेटवर्क है प्रोटीन का, 3 डायमेंशनल। जब भी हम इसको देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो ये हमें 3D जो है वो इमेज देता है, इसलिए हम कहते हैं ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क है प्रोटीन का। और इसके लिए साइटोस्केलेटन के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोट्रेबिकुलर लेटाइज। माइक्रोट्रेबिकुलर लेटाई। ठीक है जी। तो माइक्रोट्रेबिकुलर लेटाई अगर वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना साइटोस्केलेटन की बात हो रही है। तो माइक्रोट्रेबिकुलर लेटाई जो है दूसरा वर्ड होता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये साइटोस्केलेटन के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहीं पर भी ये माइक्रोट्रेबिकुलर लेटाई वर्ड आ जाए तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो समझ जाना साइटोस्केलेटन की बात हो रही है, क्योंकि ये साइटोस्केलेटन का दूसरा नाम है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जी, ये जो साइटोस्केलेटन है ये 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं साइटोस्केलेटन के। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? वन बाय वन हर एक जो है वो कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन का जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है? देखो साइटोस्केलेटन में जो तीनों के तीनों जो कंपोनेंट्स है वो होंगे प्रोटीन के ही कंपोनेंट्स। ठीक है। तो अब ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द लॉन्ग स्ट्रेट पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर यूनिफॉर्म इन साइज। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। दरअसल ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ये ऐसे प्रोटीन हैं जो स्ट्रेट होते हैं, पाइप की तरह होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं।
जैसे आप क्या करते हैं, ये पाइप होता है ना, पाइप इससे अंदर से क्या होता है, ऐसे खोखला होता है, ठीक है, और ये स्ट्रेट होते हैं, सीधे सीधे पाइप होते हैं प्रोटीन के बने हुए, और अंदर से क्या होता है, ये खोखले होते हैं अंदर से, जैसे पाइप अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। जैसे ये पेन जो है ना, इसे समझो कि पाइप की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो पेन जो है, यहाँ से आपको देखो ये खोखली नजर नहीं आ रही है, ठीक है, इसके अंदर मटेरियल भरा पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, वो अंदर से क्या होता है, वो खोखले होते हैं, ठीक है, अंदर से इनके अंदर कुछ भी नहीं भरा पड़ा होता। तो ये स्ट्रेट पाइप होते हैं, यूनिफॉर्म इन साइज, मतलब सारे के सारों की जो साइज होती है वो यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है, कोई छोटे बड़े नहीं होते, इनका डायमीटर फिक्स होता है, ठीक है। दीज और होलो, मैंने कहा ना, ये अंदर से क्या होते हैं, खोखले होते हैं। होलो का मतलब क्या होता है, खोखले। ये जो प्रोटीन के जो पाइप होते हैं सेल के अंदर जो बिछे हुए हैं, ये पाइप क्या होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, और इनका डायमीटर कितना होता है, 25 नैनोमीटर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इट इन माइंड, ठीक है जी। इसका डायमीटर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो क्लासिफिकेशन की गई है तीनों की, वो इसके डायमीटर के बुनियाद पर ही की गई है, इसलिए इसका डायमीटर याद करना आप लोगों को जरूरी है। तो अंदर से खोखले होते हैं, और इनका डायमीटर मतलब ये यहाँ से जो मैं अगर ये जो ये लंबाई नहीं, मैं इसकी चौड़ाई या मोटाई अगर इसकी बात करूँ तो ये कितनी होती है, ये 25 नैनोमीटर होती है, ठीक है जी। तो इसकी जो है वो जो डायमीटर है इसका वो कितना होता है, वो 25 नैनोमीटर होता है। अब यहाँ पर इसके थोड़ा स्ट्रक्चर की थोड़ा मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है कि ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफ्लामेंट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जी, इसको भी याद रखिएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर मैं एक पेज उठाऊं तो आप लोगों को समझाऊं, तो मान लो ये खाली पेज है, तो बोल रहा है कि ये जो है, ये जो हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो 13 प्रोटोफ्लामेंट से मिलकर बना होता है। ये एक प्रोटोफ्लामेंट्स, ये दूसरा प्रोटोफ्लामेंट्स, ठीक है, ये तीसरा प्रोटोफ्लामेंट्स। इस तरह से ये राउंड अगर मैं गोल घूम कर आऊं, ऐसे गोल घूम कर आऊं, ऐसे मैं अगर देखूंगा तो ऐसे 13 प्रोटोफ्लामेंट्स होंगे इसमें, 13 प्रोटोफ्लामेंट्स। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये सब थोड़ा मैं बड़ा करके देता हूँ, ये 13 है, ठीक है। 13 प्रोटोफ्लामेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये लंबे पाइप की तरह होता है इसे, ठीक है जी। इसके उत्तर मैं बनाता जाऊं तो इस तरह से वो क्या होते हैं, 13 प्रोटोफ्लामेंट से मिलकर बना होता है। 13 प्रोटो, अंदर से क्या है, अंदर से ये खोखला दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है जी। तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो अपना माइक्रोट्यूब्यूल्स है, एक अगर मैं माइक्रोट्यूब्यूल उठाऊं तो उसके अंदर मुझे 13 प्रोटोफ्लामेंट्स मुझे नजर आएंगे। और अगर हर एक प्रोटोफ्लामेंट्स की मैं बात करूं तो वो किस चीज से मिलकर बना है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है जी। प्रोटोफ्लामेंट्स एक बड़ा सा फाइबर है, धागा है, ये मिसाल के तौर पर ये यहाँ से ये धागा यहाँ से लेकर ये से ये पूरा का पूरा प्रोटोफ्लामेंट्स है, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊं, इसको मैं अलग करके लेकर आऊं, 13 में से मैंने एक निकाल दिया, ये एक प्रोटोफ्लामेंट्स मैंने निकाल दिया। अब मैं इसकी कंपोजिशन बात करूं तो ये क्या होता है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये हर एक जो राउंड जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये दो टाइप के होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन दो टाइप के होते हैं। कौन सा, एक होता है अल्फा और दूसरा होता है बीटा। बीटा ट्यूबुलिन और अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जो 13 प्रोटोफ्लामेंट्स है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने, और ट्यूबुलिन प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक अल्फा, दूसरा क्या होता है, बीटा। तो इतनी ही आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, ज्यादा डिटेल में आप भले ना जाए, ठीक है। तो हर एक माइक्रोफ्लामेंट 13 प्रोटोफ्लामेंट से मिलकर बना हुआ है, और ये जो प्रोटोफ्लामेंट्स है वो किससे मिलकर बना होता है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब आते हैं इसके फंक्शन की तरफ कि भाई माइक्रोट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो क्या है, वो इसका ये क्या कहता है, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सेल को हार्ड बनाता है, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए क्या करता है, ये हार्ड देता है, सपोर्ट करता है उसको। दूसरा, ये सेल को क्या देता है, शेप भी देता है, और शेप देने वाले अमल को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। अब सेल को शेप देना हमें पता है भाई, कोई सेल जो है वो कोई सेल ऐसे स्टार शेप का है, ठीक है जी, स्टार शेप का कोई सेल है। या फिर जैसे हम वो अपना नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इस तरीके से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो नेफ्रॉन का ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है भाई, अगर कोई सवाल पूछे भाई नेफ्रॉन का ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि सेल के इनके सेलों के अंदर है जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है। जैसे हम क्या करते हैं ना, हम
टेंट लगाते हैं, कपड़े का जब टेंट लगाते हैं तो कपड़े का टेंट ऐसे हवा में तो नहीं खड़ा होता, तो हम क्या लगाते हैं उसको, टेंट को सपोर्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, लकड़े लगाते हैं, बड़े बड़े डंडे लगाते हैं, और उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, वो कपड़े का जो टेंट लगाते हैं, तो उस हिसाब से उसकी शेप बन जाती है। तो जैसे आप डंडों की अरेंजमेंट कर, अगर आप जैसे ताजमहल वाला टेंट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उन डंडों की अरेंजमेंट आप वैसे ही करेंगे, फिर उसके ऊपर कपड़ा रखेंगे तो शेप क्या हो जाएगी, ताजमहल की हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से कोई भी सेल जो है वो स्फेरिकल है, कोई सेल ऐसा है, ठीक है। सेल की जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स जो होती है, शेप जो होती है, वो किसकी वजह से होती है, वो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट की वजह से होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स को सेल जिस तरीके से अरेंज करता है उसी तरीके से उसकी क्या बन जाती है, शेप बन जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे हमें पता है ना कि वो अपना क्या कहते हैं, एमोबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, क्योंकि एमोबा के पास क्या नहीं होता, एमोबा के पास माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, क्योंकि सवाल करते भाई अगर सेल की शेप प्रोवाइड करना माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है तो एमोबा की शेप क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास माइक्रोट्यूब्यूल ही नहीं है, इसलिए उसके पास कोई फिक्स शेप नहीं होती है। बाकी सेलों की जो फिक्स शेप है, कोई गोल शेप का दिखाई देता है, कोई जैसे हम कहते हैं ना वो आरबीसी जो होती है वो डिस्क शेप की होती है, या नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, या न्यूरॉन की सेल की मैं बात करूं, भाई न्यूरॉन्स में से डेंड्राइट्स लगे होते हैं, फिर ऐसे एक्सॉन ऐसे बाहर निकला होता है, ये उसके फाइबर से बाहर निकले, सिनेप्टिक बल्ब लगा होता है, ये इसकी शेप ऐसी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट है ना वो ऐसी है, तभी इसकी शेप ऐसी है। तो ये क्या कहता है, ये शेप भी देता है सेलों को, ठीक है जी। तो मार्फोजेनेसिस मतलब शेप देने में काम करता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। अब सेल के अंदर सारी चीजें मूव कर रही होती हैं, सेल के अंदर क्या करते हैं, सारी चीजें मूव कर रही होती हैं। वो सारी चीजें मूव कैसे कर रहे होते हैं, अब मिसाल के तौर पर ये एक हमारा प्रोटोफ्लामेंट्स है, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ठीक है जी, माइक्रोट्यूब्यूल्स अंदर से खोखला है, होलो है। अब क्या होता है, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन जो है वो क्या कर रहे हैं, वो किसी ना किसी वेसाइकल्स को लेकर मूव कर रही होती है। जैसे ये एक वसाइकल्स है, ठीक है, कोई भी ऐसी वसाइकल्स है, तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर ये वाला जो प्रोटीन है, काइनेसिन नाम का प्रोटीन, इसे हम क्या कहते हैं, काइनेसिन, ठीक है जी। काइनेसिन नाम का ये जो प्रोटीन है, ये क्या लेकर जा रहा है, ये वसाइकल लेकर जा रहा है, ये इसके ऊपर माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। और एक वसाइकल्स को, थैली को क्या कर जा रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। जैसे हमने बात की ना, वो अपना जो है वो वैक्यूल्स हो गए, या फिर जो है वो फेगोसाइटोसिस वसाइकल्स जो हो गई, या लाइसोसोम थैलियां जो होगी, वो क्या कर रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रही है, वो खुद मूव थोड़ी कर रही है, उनको ये जो प्रोटीन के जो नेटवर्क है वो लेकर जा रहे होते हैं। काइनेसिन नाम का प्रोटीन क्या कर रहा होता है, उन वसाइकल्स को अपने सर पे लेकर किसके ऊपर चल रहा होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर चल रहा होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या कर रहा है, जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो सारी जो मूवमेंट हो रही है, सारे सेल ऑर्गेन्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये किसके इसको ये जो है वो क्या कहते हैं, वो रास्ता, यहाँ जो है वो प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है जी। प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। उसके बाद अगर एक और इसका फंक्शन बात करें, डिटरमाइन प्लेन एंड प्लेस फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन। जैसे हमने बात की ना, फ्रेगमोप्लास्ट थैलियां आती हैं, भाई ये दो सेल हैं, ये क्या है, ये एक बड़ा सेल है, ये इस दोनों सेलों का बंटवारा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रेगमोप्लास्ट थैलियों को हम क्या करेंगे, वो इस पे हम इसको क्या करेंगे, वो अरेंज करेंगे। ये जो प्लेन और प्लेस जो है, ये जो डिसाइड किया गया है, ये जो डिटरमाइन किया गया है, ये कौन डिटरमाइन करता है कि इन फ्रेगमोप्लास्ट थैलियों को, ये जो थैलियां हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा था, फ्रेगमोप्लास्ट जो थैलियां हैं, इनको इन जगह पर अरेंज करने का काम किसका होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। तो हम इसलिए कहते हैं कि सेल वॉल जो दूसरी जो बनती है, दो सेलों के बीच में जो सेल वॉल बनेगी, उसको उस जगह पे बनाने का जो है वो डिटर्मिनेशन, मतलब जो है वो फैसला है, वो कौन करता है, वो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं, ठीक है। तो प्लेन एंड प्लेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन का काम भी कौन करता है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स करता है। दैट्स ऑल अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारे पास जो है वो साइटोस्केलेटन है, वो कौन है, वो है माइक्रोफिलामेंट्स। अब माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, इसको भी थोड़ा देखते हैं। दीज आर वेरी लॉन्ग प्रोटीनियस फिलामेंट्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये लंबे हमारे पास क्या होते हैं, ये प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं, और ये अंदर से खोखले नहीं होते हैं। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स तो वो खोखला था वो अंदर से, ठीक, लेकिन ये अंदर से खोखले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और अगर इनका मैं डायमीटर देखूं कि इसका डायमीटर जो है वो थोड़ा कम है, किसके मुकाबले में, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, उसका 25 नैनोमीटर था, इसका कितना है, 7 नैनोमीटर
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद करना, ठीक है, क्योंकि इनकी क्लासिफिकेशन इसी की वजह से तो की गई है। मतलब अगर मैं इसका ये डायमीटर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं डायमीटर चेक करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 नैनोमीटर का हो जाएगा, ठीक है। और ये लंबे होते हैं, ये यूनिफॉर्म में नहीं होता है, कोई छोटा कोई बड़ा, इनकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। लेकिन जो उसकी मैं अगर मैं बात करूँ अपना माइक्रोट्यूब उसकी, तो वो यूनिफॉर्म है, उसकी फ्लैगशिप हार्ड है, रिजिड है। ये हार्ड और रिजिड नहीं होते, ये बिल्कुल क्या करते हैं, मूव करते हैं, कंट्रक्टाइल है ये। अगर इसकी मैं बात करूं कि ये किस चीज से मिलकर बने हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स, ये ज्यादातर ज्यादातर तो एक्टिन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ अमाउंट मायोसिन का भी प्रेजेंट होता है। तो कहीं कहीं पर ऐसे लिखा जाता है कि कौन जो है वो मेनली किस जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एक्टिन से मेनली कौन मिलकर बना होता है, तो वो माइक्रोफिलामेंट्स बना होता है। ऐसा नहीं कि मायोसिन नहीं होता, मायोसिन होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है इसके अंदर, एक्टिन। तो ये एक्टिन और मायोसिन आप जब 12th क्लास में आएंगे तो 12th क्लास के अंदर जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस होती है, उनके अंदर जो मसल्स जो है कॉन्टैक्ट और लैस कैसे करते हैं, वो एक्टिन और मायोसिन, इसके ऊपर पूरा का पूरा आपको वहां पर एक लेक्चर मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर्स के ऊपर, इसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। तो बहरहाल आपको यहाँ पर इतना पता होना चाहिए, जो माइक्रोफिलामेंट्स है वो दरअसल किन चीजों पर मुश्तमिल है, वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। और ये एक्टिन और मायोसिन जो है ये कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स है या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। मैंने कहा ना इनकी शेप फिक्स नहीं होती है, ये क्या करते हैं, ये मूव करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ना मसल्स मूव करते हैं, तो क्या होता है, एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर इस तरह से क्या कर लेता है, ये ओवरलैप कर लेता है, मतलब ये रिजिड नहीं होते, सख्त नहीं होते, ये मूवमेंट कर रहा होता है, एक के ऊपर एक क्या कर रहा होता है, इसके ऊपर एक के ऊपर एक क्या करता है, वो ओवरलैप कर रहा होता है। तो ये कंटिन्यूअसली क्या करता है, अपने साइज को छोटा और बड़ा कर रहा होता है। ये तो कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स है, प्रोटीन्स हैं ये, ठीक है। अब इनके भी फंक्शन की मैं अगर बात करूं कि ये जो है इन माइक्रोफिलामेंट्स का क्या फंक्शन है, सबसे पहले तो मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। अब ये क्या है, ये आप लोगों को याद है, मैंने एंडोसाइटोसिस पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर डायग्राम के साथ समझा देता हूँ। मान लें यहाँ पर बहुत सारा फूड पड़ा हुआ है और ये यहाँ पर ये सेल है और ये सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये फूड जो है वो अंदर आना चाहता है, अंदर आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको थोड़ा मोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने इसको क्या कर लिया, ये सेल मेम्ब्रेन ने खुद को अंदर की तरफ झुका दिया, खुद को अंदर की तरफ क्या कर झुका दिया, और ये फूड कहां पर आ गया, ये फूड यहाँ पर अंदर आ गया, ठीक है। और ये सेल क्या करेगी, ये सेल मेम्ब्रेन और खुद को क्या कर देगी, छोटा और कर देगी, ठीक है जी। और क्या कर दिया इसने, झुका दिया खुद को, फूड और अंदर आ रहा है, और आस्ता आस्ता करके ये क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी थैली जो है ये अंदर आ जाएगी, पूरी की पूरी थैली अंदर आ जाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन होगी। तो ये सेल मेम्ब्रेन की जो मूवमेंट हुई है, ये सेल मेम्ब्रेन जो खुद से ही थोड़ी ऐसे आ गई, असल में क्या होता है, यहाँ पर जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स ऐसे लगे होते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन को क्या कराते हैं, वो अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, तो शेप ऐसी बन जाती है। और ज्यादा खींचते हैं तो शेप और इस तरह से क्या करते हैं, ऐसी बन जाती है। और ज्यादा खींचते हैं तो पूरी की पूरी थैली अंदर आ जाती है। तो ये माइक्रोफिलामेंट्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन को अंदर खींच रहा होता है, और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस का। ये सेल ने कुछ निगल लिया, खा लिया, एंडोसाइटोसिस का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ जो झुकती है, ये खुद से थोड़ी झुकती है, ये क्या करते हैं, ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये इसको क्या करते हैं, वो अपनी तरफ इस तरफ से खींच रहे होते हैं, और इसी तरीके से पूरी की पूरी वो वसाइकल मेम्ब्रेन बनकर वो अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर इसी की बात कर रहा है कि मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मूवमेंट हो रही है अंदर की तरफ एंडोसाइटोसिस के दौरान, ये कौन कर रहा होता है, ये हमारे माइक्रोफिलामेंट करा रहा होता है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स फाइबर। ये जो मसल्स मेरे मूव कर रहे हैं, ये हाथ मेरे मूव कर रहे हैं, ये हाथ क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि हाथ के जो मसल सेल्स हैं, उन मसल सेल्स के अंदर ये एक्टिन और मायोसिन क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे से ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हाथों की मूवमेंट हो रही है, मैं चल पा रहा हूँ। तो ये मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है, ये भी किसकी वजह से होती है, ये भी माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे बात की ना कि वो तो अपना क्या कहते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स तो वो सख्त होते हैं, वो एक जगह पे मूवमेंट नहीं कर पाते, हाँ वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी है, जितने सारे सेल ऑर्गेन्स है, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तवाफ कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये मूवमेंट कौन करा रहा था, पूरे प्रोटोप्लाज्म की मूवमेंट जो है वो ये करा रहे होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो शेप को चेंज कराते कराते इसीलिए पूरे प्रोटोप्लाज्म की वो मूवमेंट करा रहे होते हैं। दूसरा, अगर इसके फंक्शन की मैं बात करूं
क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, हमें पता है सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम खुद को एक लाइन पर एक इक्वेटर पे जमा कर लेते हैं। सपोज कर लो ये सेल है, ठीक है, तो ये सेल है, तो एक क्रोमोसोम्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, दूसरा क्रोमोसोम्स यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये सेल डिवीजन करना है हम लोगों ने, और क्रोमोसोम्स ये अलग अलग पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन क्रोमोसोम्स को एक ही जगह पर एक ही लाइन पर हम इसको लाकर खड़ा कर देते हैं, ये भी आ जाएगा, ये सारे एक ही लाइन पर खड़े जाएंगे, तो ये मूव करके आ रहे हैं, ये खुद से थोड़ी मूव करके आ रहे हैं। इनको क्या कर रहा था, इनको माइक्रोफिलामेंट्स क्या कर रहे थे, वो खींचकर इक्वेटर पे जमा कर रहे होते हैं, इक्वेटर पे लाइन पे इनको खड़ा करते हैं। तो ये क्रोमोसोमल की जो मूवमेंट होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये भी कौन करता है, ये भी जो है वो माइक्रोफिलामेंट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास लास्ट जो है वो साइटोस्केलेटन का जो कंपोनेंट है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इसका नाम भी देखो, इंटरमीडिएट मतलब दो के दरमियान, मतलब इसकी जो थिकनेस है वो क्या होती है, वो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स के दरमियान में होती है। माइक्रोट्यूब्यूल से छोटे होते हैं, माइक्रोफिलामेंट से थोड़े ये जो डायमीटर में बड़े होते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, मतलब माइक्रोफिलामेंट से बड़े और माइक्रोट्यूब्यूल से थोड़े छोटा होता है इनका डायमीटर, तभी इनको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं, ठीक है जी। प्रोटीन के बने होते हैं ये भी, और इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे केराटिन, विमेटिन, डायनिन, प्लेक्टिन, बहुत सारे, और इसके क्या होते हैं वो टाइप्स होते हैं इसके, ये मतलब ये सिंगल टाइप के इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नहीं होते, इसके अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। मेनली अगर देखा जाए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर वो क्या है, वो केराटिन, जो कि हमारे जो हेयर भी, हेयर हो गए हमारे, नेल हो गए, नाखून, हमारे स्किन के जो प्रोटीन जो है वो भी क्या होते हैं, वो भी केराटिन, जो स्किन की ऊपर लेयर जो केराटिनाइज हो जाती है क्योंकि उसके अंदर केराटिन जमा हो जाता है, ठीक है जी। तो इंटरमीडिएट में मेनली क्या होता है, केराटिन, लेकिन और भी नाम याद होने चाहिए, वाइमेटिन हो गया, विमेटिन हो गया, डायनिन हो गया, प्लेक्टिन हो गया, तो ये जो सारे के सारे ये क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, ठीक है। इनका जो डायमीटर होता है वो माइक्रो फिलामेंट से बड़ा और माइक्रोट्यूब्यूल से क्या होता है वो छोटा होता है, ठीक है। और ये मखसूस नहीं होते, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। इनके भी अगर मैं फंक्शन की बात करूं, इनका फंक्शन होता है माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के फंक्शन को सपोर्ट करना। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स काम कर रहा है, माइक्रोफिलामेंट जो काम कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, इन दोनों के कामों में ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तभी इनका नाम भी पड़ा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। दैट्स ऑल अबाउट द साइटोस्केलेटन। इंशाल्लाह बाकी जो है वो दो कंपोनेंट रहते हैं, एक सेंट्रोसोम और दूसरा जो न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के लेक्चर हम 2 से 3 भी कर सकते हैं, वो बड़ा चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो वेरी सुन आपको जो है वो अपना क्या कहते हैं, सेंट्रोस का लेक्चर, सेंट्रोसोम का लेक्चर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।